जय श्री राम दोस्तों। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली लाल किला के पास से 300 मीटर की दूरी पर गेट नंबर 1 के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सामने आता है कि वो एक बॉम्ब ब्लास्ट था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जिसमें 13 लोग, कम से कम अभी बताया जा रहा है कि 13 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पर जो भी उस ब्लास्ट के दायरे में आता है उसकी बॉडी के चिथड़े बुरी तरीके से उड़ जाते हैं। अगर आपको इस घटना का अभी तक पता नहीं है तो आप लोग दिल्ली में रहने वाले, लाल किला के पास रहने वाले या फिर घूमने गए हुए लोगों का पता कीजिए, पूछिए, कॉल कीजिए अपने परिजनों से। दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, I-20 गाड़ी जो उस लाल किला के पास थी, उसी लाल बत्ती जब हुई वहां पे तो वहां पे भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। उसी भीड़ के अंदर, उन्हीं गाड़ियों के अंदर एक I-20 मॉडल की गाड़ी होती है, उसका जो पीछे सिलेंडर किट लगा होता है CNG गैस का, वो फट जाता है। लेकिन इससे पहले चलें दिनांक 9 नवंबर 2025 को, तो हरियाणा के फरीदाबाद के गांव धोज में एक बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ यानी कि बॉम्ब बनाने वाली सामग्री प्राप्त होती है। तो कैसे प्रशासन ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले, कैसे भारतवर्ष एक्सेप्ट कर ले, वैसे भारतीयों को विश्वास होगा कि ये एक CNG किट ही है। इस चीज़ की जानकारी जुटाने में ना सिर्फ हरियाणा की पुलिस, दिल्ली पुलिस, NIA जांच करने में जुटी हुई है। किसी को भी विश्वास नहीं होता है। कारण क्या है उसके पीछे, आइए जानते हैं। 19 अक्टूबर को चलते हैं पीछे, एक बार बैक जाना पड़ेगा इस घटना को समझने के लिए। आखिर क्या इसके पीछे आतंकवादी संगठन है और कितना बड़ा हमारे भारत देश में होने वाली घटनाओं या उनको अंजाम देने का उनका मंसूबा है, जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और वीडियो लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये आपको कैसी लगी। 19 अक्टूबर 2025 की घटना है, जम्मू कश्मीर के अंदर बनपोरा नौगावा पड़ता है गांव। वहां पे एक तस्वीर लगाई जाती है जो जैश मोहम्मद की तस्वीर होती है, जो एक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देता है, लीडरशिप उसकी तो करता है। तो अभी उस व्यक्ति की फ़ोटो वहाँ पे दीवारों पे लगाई गई बड़ी मात्रा में। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस प्रशासन वहाँ पे इस चीज़ को इसमें संज्ञान लेती है कि ये फ़ोटो क्यों लगाई गई है। उसके पीछे एक व्यक्ति का नाम आता है, डॉक्टर आदिल अहमद को, कि इस व्यक्ति के द्वारा इसका जो है वो करा गया है। तो अब उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको पूछा जाता है कि भाई किस पर्पज़ से आपने ये फ़ोटो लगाई है, क्या आपका मंसूबा है आगे हमारे भारत देश को नुकसान पहुंचाने या फिर कोई भी आतंकवादी हमले को अंजाम देने का, क्यों, किस माध्यम से ये लगाई गई है। लेकिन उधर ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ये जांच कर ही रही थी, लेकिन तभी 30 अक्टूबर को पता लगता है, एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील। क्यों होता है उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि हरियाणा गुरुग्राम अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो ये पोस्टेड होता है ये व्यक्ति, इसमें ये डॉक्टर होता है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। कारण ये है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, क्योंकि 9 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद गांव धोज में एक बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ जो प्राप्त किया जाता है, उसके साथ 12 सूटकेस प्राप्त करे जाते हैं, एक राइफल मिलता है, AK-47 मिलता है। हालांकि उससे थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जो उसका रेंज होता है तो वो उतने ही उसके बराबर ही होता है, कम नहीं होता है। 84 कारतूस मिलते हैं और कुछ राउंड बरामद किए जाते हैं, और जिनके पीछे डॉक्टर मुजम्मिल शकील का हाथ होता है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो हरियाणा की पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ये चीज़ों को प्राप्त करके ये पता लगा रहे होते हैं और खुशी भी मना रहे होते हैं कि भाई हमने इतना सारा अचीवमेंट कर लिया, और क्यों ना हो खुशी कि इतना सारा विस्फोटक पदार्थ जो हमने बरामद कर लिया है, तो किसी ना किसी बड़े हमले को हमने रोक लिया है। लेकिन उनको पता नहीं था कि पीछे कुछ और ही कार्रवाई की जा चुकी है। उनमें से होता कुछ यूँ है कि जो हमारी यहाँ पे दिल्ली लाल किला से 300 मीटर दूरी पर गेट नंबर 1 पर जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर भीड़ तो वैसे ही होनी है, लेकिन जब लाल बत्ती होती है तब भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, गाड़ियों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वहीं पे 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 के समय पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आग का गुब्बारा उठता है जिसकी गूंज किलोमीटरों तक जाती है, और सभी लोग हैरान और हैरत में पड़ जाते हैं कि किस कारण से ये ब्लास्ट हुआ होगा, आखिर क्या हुआ है। लेकिन कुछ ही पल में वो ब्लास्ट इतनी बुरी तरीके से आसपास के क्षेत्र को जो अपने अंदर समेट लेता है,
जो भी गाड़ियां उसके दायरे में आई उनको भी वो चपेट में ले लेता है और बुरी तरीके से आग लग जाती है। और बताया जाता है कि एनडीटीवी की जो न्यूज़ वहाँ पे रिपोर्ट जो कलेक्ट किया गया है उसके अनुसार 13 लोगों की मौत वहाँ हो जाती है। लेकिन शुरुआत में जब गिनती होती है तो 5 से 7 हो जाते हैं, 7 से 8 हो जाते हैं, 8 से 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। अभी तक तो जो सही आंकड़ा है वो पता नहीं किया गया है कि कितने लोग मर चुके, क्योंकि जो भी आग के गुब्बारे में आ गए उनके बुरी तरीके से ब्लास्ट के कारण चिथड़े उड़ गए और गाड़ियों के भी उड़ गए। जो उनके अंदर आ गए उनका तो नामो निशान ही नहीं है और उनका पता ही नहीं लग पा रहा है कि आखिर इसकी पहचान क्या है, कि ये व्यक्ति की आइडेंटिटी पहचान करना बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि बुरी तरीके से लोग घायल भी हुए हैं। घायल लोगों की संख्या 22 से 23 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन एक वीडियो वायरल होता है, कुछ जो है आपस में बातें होती हैं कि यह ब्लास्ट तो हुआ यूं है कि i20 कार के पीछे जो सीएनजी सिलेंडर किट होता है उसमें ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद में सभी गाड़ियों में आग लगी और इस तरीके से ये घटना घटित हुई है। लेकिन अब प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पर जो ब्लास्ट होने वाली सामग्री मिली गई है तो उसका इसका कहीं ना कहीं लिंक तो है। आप लोग क्या समझते हो? आप लोगों के मन में भी यही आएगा कि कहीं ना कहीं तो लिंक है। तो पुलिस ने क्या किया, इसमें और ज़्यादा आगे गहराई से जो है जांच करना शुरू किया। और यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे हमारा जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोगों ने इसमें भागीदारी ली और रिपोर्ट लेना शुरू किया कि जो भी इस मामले के पीछे हो उसको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। और इसकी बुरी अच्छे तरीके से एनआईए को भी यहाँ पे सौंपा गया कि आप भी इसमें भागीदारी लें और जांच करें, अच्छे तरीके से इसके तह तक जाएं कि इसके पीछे कौन है। हमें स्पष्ट तरीके से वो व्यक्ति चाहिए कि इसके पीछे का राज क्या है और क्या क्या इन लोगों का मंसूबा है। तो उस चीज़ पर जाँच हो रही है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति निकल के आता है, दिल्ली हो या फिर बड़ी बड़ी जो हमारी मुंबई हो, इतने जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे देश के, उनमें कुछ ऐसे कैमराज लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। आपको पता है कि जब ड्राइव करके जाते हैं तो दूर से ही सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, कैमरा डिटेक्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार से कैमरे लगे होते हैं हर एक बड़े प्लेस पे, ताकि आइडेंटिटी कर सके, कभी भी बड़े क्राइम को यहाँ पे दूर तक देख सके। उनकी अगर सेंसर और कैमराज की कैपेसिटी की बात करें तो उनकी क्षमता की बात करें तो किलोमीटर तक, 1-1 किलोमीटर तक की स्पष्ट फोटोज जो निकाल सकते हैं, इतनी उनकी क्वालिटी है। तो इसी प्रकार से 10 नवंबर 2023 को 7:30 पे एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद के पास वही कार i20 देखी गई जिसकी चर्चा हो रही थी, जिसका नंबर पुलिस वालों ने कलेक्ट करके, हमारे प्रशासन ने कलेक्ट करके उसको जो ट्रैक करने की कोशिश करी कि कहाँ कहाँ ये गाड़ी गई है। तो एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद के यहाँ पे टोल से गुजरी, वहाँ से उस कैमरे में देखा गया। आगे वो गाड़ी टोल के अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार वो दिल्ली की तरफ जा रही है और लाल किला के पास परिसर के अंदर सुनहरी मस्जिद के पास खड़ी हो जाती है एक पार्किंग के अंदर, और शाम तक खड़ी रहती है 6:48 तक। 6:48 के बाद वहाँ से वो निकलती है और लाल किला गेट नंबर 1 के पास आती है और लगभग 2-3 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। और 6:52 पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है कि अचानक से किसी गाड़ी में जो सुबह से पार्किंग में खड़ी थी वहाँ पे ब्लास्ट होना, ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता है। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो उसका जो ड्राइवर था वो भी उसी गाड़ी के साथ मर जाता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। अब एनआईए हो, दिल्ली पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, उन्होंने जो जानकारी कलेक्ट करी थी, जो मैंने आपको बताया था, जम्मू कश्मीर के बनपोरा नौगांवा में जो तस्वीर लगाई गई थी जैश मोहम्मद की, उनमें जानकारी कलेक्ट कर रही थी। इधर हरियाणा पुलिस इस चीज़ की जानकारी कर रही थी कि फरीदाबाद हौज में जो यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ मिला है। लेकिन उन्होंने अगर थोड़ी और जाँच करी होगी, वो भी की होती, तो शायद इस ब्लास्ट को वो रोक पाते। उनको ये खेद रहा होगा कि आज भी खेद है कि हम थोड़ी और तेज़ी से करते, या फिर काश हम ऐसा कर पाते, इसको रोक पाते हैं, क्योंकि उन्होंने 70% तक तो इस चीज़ को रोकने में जो कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो है इसकी जो जाँच हो रही है उसमें पता लग रहा है कि ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का जो नंबर है उसको रजिस्टर्ड नंबर पे पता करके, रजिस्टर्ड एड्रेस पे पता करके, रजिस्टर्ड जिस व्यक्ति के नाम है इसका मालिक का पता किया जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम आता है मोहम्मद सलमान, जो शांति नगर हरियाणा का ही एड्रेस है। पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, नॉक करती है, दरवाज़ा बाहर निकल के आता है तो पता लगता है तो दिनेश का परिवार है। तो उस दिनेश और दिनेश की पत्नी वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे जानकारी ली जाती है कि यहाँ का एड्रेस है, मोहम्मद सलमान की ये गाड़ी है, ऐसे ऐसे ब्लास्ट हुआ है, बताइए मोहम्मद सलमान के बारे में। तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद जो सलमान है
2016 में किराए रहने के लिए आया था और एक कमरे में रहता था। 2021 जब लॉकडाउन लगा तो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। अभी वो यहाँ नहीं रहता है, एक ग्लास की कंपनी में काम करता था, एक ही कमरे में रहता था, उसी में अपना जीवन बसर करता था। तो ये गाड़ी उसी की थी। उसने जब गाड़ी परचेज करी होगी तो हो सकता है कि रेजिडेंस एड्रेस उसने ये डाला होगा, परमानेंट एड्रेस घर का नहीं डाला होगा, क्योंकि चूंकि वो यहाँ रहता था तो रेजिडेंस एड्रेस के नाम पे उसने डाल दिया होगा, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रहता है। तो दिनेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है टेम्परेरी तौर पे कि इस व्यक्ति के द्वारा मोहम्मद सलमान की हमें यहाँ पे फ़ोटो स्केच बनवाया जा सके, उसकी पहचान कराई जा सके। जिस अभी उन क्योंकि उन्होंने जो दिनेश जी ने है एक एड्रेस दिया था कि जो मोहम्मद सलमान है वो अभी यहाँ पे जो ग्लोबल सोसाइटी सोहाना में शिफ्ट हो चुका है, तो उसकी पहचान कराने के लिए उसको ले जाया जाता है और जो उसके बताया गया जो एड्रेस था उसके द्वारा पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है ग्लोबल सोसाइटी सोहाना में। तो वहाँ पर जब उस घर में जाया जाता है तो पता लगता है कि वहाँ पे वो व्यक्ति सेम वही निकल के आता है, मोहम्मद सलमान। तो उसके बाद में उससे जानकारी कलेक्ट की जाती है। सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया जाता है और पूछा जाता है कि ये गाड़ी आपके नाम है और ये गाड़ी इस तरीके से यहाँ पे ब्लास्ट के अंदर जो है दोषी पाई जाती है इस प्रकार से। तो वो कहता है कि सर मैंने ये गाड़ी मेरी थी, मैं मानता हूँ कि ये गाड़ी मेरे नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन ये गाड़ी का मालिक मैं फ़िलहाल नहीं हूँ। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को ये गाड़ी बेचान कर दी थी। फिलहाल हो सकता है कि गाड़ी उसी के पास होगी, उसके आगे वो कहाँ गई क्या हुआ मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जिनके पास बेची गई उसके पास, फिर उसके पास, ऐसे करते करते 7 बेचान किए गए हैं इस गाड़ी के 1 से 1.5 साल के अंदर। तो लास्ट व्यक्ति जब पहुंचते हैं तो उसका नाम होता है तारिक, जो पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। अब पुलिस का जो धड़कनें हैं वो बढ़ जाती हैं कि अब तो ये कोई जो सीएनजी ब्लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पुलवामा का नाम आते ही माइंड में खटक हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये कोई आतंकवादी हमला ही हो सकता है, क्योंकि पुलवामा में पहले भी अटैक हो चुका है। तो इस प्रकार से उनके माइंड में ये चीज़ें जाती हैं। अब इस व्यक्ति की जांच करना बाकी है कि जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो कौन था। आखिर कहीं ना कहीं वो तारिक था या फिर कोई और था। तो अभी इसका पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पता लगाया जाता है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर नवी उर्फ उमर मोहम्मद उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। फोटोज के अनुसार ये पता लगाया गया है। अब इस व्यक्ति के घर जाया जाता है जो यहाँ पे अल्फलाज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड होता है ये व्यक्ति। लेकिन ये जो व्यक्ति इस गाड़ी को अगर तो चला रहा था तो ये मर चुका है। तो इसके परिवार वालों को, इसके भाइयों को, बहनों को और इसके मम्मी पापाओं को, जो भी परिवारजन को अरेस्ट किया जाता है उनका डीएनए टेस्ट कराने के लिए कि जो उस अवशेष गाड़ी से बरामद हुए हैं उसके उनके परिवार का अगर डीएनए मैच होता है तो इसका मतलब ये उमर मोहम्मद ही है, ये पता लग जाएगा। लेकिन अब जो शकील था, मैंने आपको बताया था कि मुजम्मिल शकील जो था, जो किस मामले में पकड़ा गया था, 358 केजी विस्फोटक पदार्थ को, उसको पकड़ने के चक्कर में वो गिरफ्तार हुआ था। उसकी जांच की जाती है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। आप लोगों को और अधिक जानकारी भी यहाँ मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा जो ध्येय था वो ये था कि आपको सही तरीके की जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। हमारे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, जाने अनजाने में कुछ लोग अनजान रह जाते हैं, उनको ये चीज़ें पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जागरूक करना ज़रूरी है। सो मेरा उद्देश्य यही था, आपको परेशान करना, दुखी करना, किसी भी प्रकार का आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मैंने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।